हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो कक्षा 6 का इतिहास है, हमारा जो है 9 लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज हम आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं 10। ठीक है, इस इतिहास का हमारा कक्षा 6 का आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय 10, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस तरह से धीरे धीरे आता गया, विकास होता गया, किस तरह से किताबें फिर बनना शुरू हो गया, चित्र कैसे बनाना शुरू कर दिया, इमारतें, किताबें सब कैसे बनना शुरू हुआ, कैसे विकास हुआ इन सब का, ये सब जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। कुछ स्टोरी है छोटी सी, से पढ़ लेते हैं। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। ठीक है, ये जो बहुत खुश था, पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार दिखाता हुआ कहाँ ले आया? कुतुब दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने लेके आ गया। तो धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे, जो उन्होंने दोनों साइड जो लगा रखा है हाथ में, वो है रैंप के सहारे। यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था उसके लिए, है ना, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ था, पथरीला था, है ना, पथरीला रास्ता था। इसलिए अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरह से वो आया, क्या इंसान दुख की घड़ी कभी भूलता नहीं है, इस तरह से वो जो है कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा। चलिए, धातु विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। ठीक है, क्या क्या एक बहुत ही अच्छा प्रमुख एक योगदान दिया है, बहुत अच्छा योगदान दिया। तो पुरातात्विक खुदाई ने, जब पुरातात्विक का खुदाई हुआ तो ये दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, यानी कि कुशल, यानी बहुत अच्छा थे, वो बहुत कुशल थे किसमें? शिल्प में, यानी कि पत्थरों को ये सब काट काट के स्तंभों को बनाना, लिखना, कुरेदना, ये सब में जो है बहुत अच्छा जो है उसमें कुशल थे वो। और उन्हें तांबे के धातुक्रम यानी धातु शोधन की जानकारी थी। धातुक्रम की जो है, धातु से किस तरह से उसे उपयोग करना है, किस तरह से क्या करते हैं इसका, वो सब जो है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था। किस तरह से इसका उपयोग करें, शोधन कैसे करें, उन्हें जो है बहुत अच्छे से मालूम था। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। बिल्कुल, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में कि जो वो लोग जो थे वो तो तांबे और टिन को मिला के क्या बनाते थे? कांसा का बर्तन बनाते थे वो। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे, यानी कि उससे जुड़ा हुआ था। क्योंकि लौह जो है दूसरे देश से आता था, तांबा दूसरे देश से, कुछ जो अपने टीन जो है, टीन हमारे देश में नहीं था तो टीन दूसरे देश से आता था, इस तरह से वो जुड़े हुए थे। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। खोटा लोहा तो अपने देश में बहुत है, झारखंड में तो बहुत ज़्यादा है लोहे की खदान, है ना, कच्चा लोहा बहुत मिलता है। तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सारे लोहा जो है हमारे भारत में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्तंभ है, लोह स्तंभ, ये इस तरह का स्तंभ को कहते हैं, लोहे से पूरा ये स्तंभ बना हुआ है, खंबा, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लोह स्तंभ महरौली, यानी ये दिल्ली में है। ठीक है, तो महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आप कभी दिल्ली गए हो कुतुब मीनार देखने, कभी तो देखो, या फिर तो आपको वहाँ पे जो दिखेगा एक लोह का स्तंभ है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, साइड में। तो ये जो है शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये उन्होंने इस तरह से पहले टाइम में कैसे बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। टन बहुत ज़्यादा होता है, हजार टन, आपने सुना होगा, हजार बोलते हैं, 1000 टन, 1000 किलोग्राम, किलो होता है तब जाकर के 1 टन बनता है। 10 किलो 1000 को 1 टन बोला जाता है, इस तरह से होता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना ही होता है। ठीक है, तो जो है 3 टन से भी ज़्यादा जो है इसका निर्माण जो है लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, इसका जो है निर्माण 1500 साल पहले हुआ था।
तो इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसके बनने की समय की जानकारी हमें किससे मिलती है? खुदे अभिलेख से। इस पर जो मतलब जानकारी हमें मिली है, इस पर खुद लिखा हुआ है, खुद के खोद रखा, किसी ने अभिलेख कर रखा है, तो उस पर हमें मिलती है। इसमें जो है चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। क्या है? एक जो है चंद्र नाम के एक शासक है, यानी कोई शासक है, एक चंद्र है, उसका वो जो है एक जगह का शासक है वो, तो उसका जिक्र इसका बताया गया उसके बारे में। तो जो संभवतः क्या है, गुप्त वंश के थे। कहाँ के थे वो? गुप्त वंश के थे। ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इतनी शताब्दी हो गई, बहुत सारे जो है शताब्दी गुजर गई, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई, लेकिन फिर भी इसमें जो है जंग नहीं लगा। लोहा जो है बहुत अच्छा लोहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ईंटें और पत्थरों की इमारतें। ईंटें और पत्थरों की इमारतें कैसे बनी, कब बनी, वो देख लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप बोलते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, स्तूप और उस तरह के होते हैं ना, जैसे कि इमारतें बनाने से भी पहले बनाते हैं, वैसा कुछ जो मतलब पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, होता है ना, उसे ही बोलते हैं स्तूप। ठीक है। मूर्ति ऐसा मतलब हमें देखने को मिलता है। क्या? इमारतें। ठीक है, इमारतें जो है देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। ठीक है, टीला होता है, इस तरह से स्तूप बनाए जाते हैं। तो हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। स्तूप जो थे, टीला जो है बहुत आकार के थे, तो कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। उन सब में एक समानता है। प्रायतः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। एक जो है स्तूप, जैसे कि डिब्बा बोले तो जब मृत शरीर होता है तो वो डिब्बे के अंदर बंद करके उसको दफनाया जाता था, उसको ऊपर एक टीला टाइप का बनाते थे, उसको बोला गया। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। ठीक है। इनका जिनके अंदर क्या क्या मिलते हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। दांत, हड्डी या फिर राख, या उनके अंदर पर जो चीज़ें मिलती है, कुछ पहले जब वो समय में जो यूज़ करते थे वो सामान कुछ मिल जाता है, पत्थर, कीमती पत्थर मिल जाता है, सिक्के मिल जाते हैं, इस तरह के। तो इसे धातु मंजूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप जो है धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पहले टाइम में प्रारंभिक स्तूप दो यानी शुरू में जो स्तूप बनाया जाता था वो धातु मंजूसा के ऊपर जो है रखा मिट्टी का टीला होता था। ठीक है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। किससे? पत्थरों से ढक दिया गया। ये देखिए, ये क्या है हमारा? सांची का महान स्तूप। ये सबसे बड़ा स्तूप है। ये देखिए किस तरह का है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इतना बड़ा बड़ा होता था, इस तरह से जो है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से जो है इस तरह के होते थे। इसके अंदर ही हमें सामान वगैरह सब जो है मिलता है। ये हमारा स्तंभ था, ये आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसे भी देख लो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्या है, टीले के बारे में। ठीक है, तो ऊपर जो है सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। फिर इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक जो है चलता रहा। इसी तरह का जो बहुत साल तक बनाते थे लोग। तो इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, यानी कक्षा अध्याय में साथ में पढ़ा कि अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासक के काल में जोड़े गए हैं। ठीक है, रेलिंग और जो द्वार है वो बाद के शासक जो आए, बाद में जो शासक आए उन्होंने जोड़ा। तो बाएं तरफ जो है अमरावती की एक शिल्पकृत, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। क्या देखो, ये जो है शिल्पकृत है, इसके बारे में बताने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रांतः
प्रायतः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। एक जो है वृत्ताकार पथ, यानी कि मैंने कुआं देखा, कुएं के साइड में कभी गोल गोल आपने बना हुआ काफ़ी चौड़ा तक आपने देखा होगा, नहाने धोने के लिए बनाते हैं पथ की तरह, है ना। तो उसी तरह का जो है स्तूप के चारों तरफ भी क्या करते हैं, वो पथ की तरह बना देते हैं, जिससे वो उस पर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया था, ठीक है, घेर दिया जाता था। क्यों इसे रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे वेदिका कहते हैं। जब उसको रेलिंग से घेर दिया था इस स्तूप को चारों ओर से, उस पथ को, तो उसको कहा गया वेदिका। तो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, ठीक है। इसमें जो है वेदिका बोलते हैं उसको, जो रेलिंग घेरा था, रेलिंग को बोला गया। तो रेलिंग में क्या किया, एक जो है द्वार बना दिया, प्रवेश द्वार, जो उसके अंदर जाएगा उस गेट से ही जाएगा, ठीक है। तो रेलिंग तथा तोरण प्रायतः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, ठीक है। ये जो है एक मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं, उसके अंदर जो है फिर वो तोरण से, और मूर्ति कला में मूर्तियों की जो है उसमें अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई थी, और सुंदर जो है इसमें जो कलाएं हैं वो दिखाई हुई थी, उसमें बनाई हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में अमरावती ढूंढो, पृष्ठ 89 में, यानी पेज नंबर 89 में है। अमरावती जो है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। यहाँ पे जो है, यानी कि अमरावती में एक भव्य, यानी बहुत बड़ा एक स्तूप होता था। लगभग 200 साल पहले, 200 साल नहीं, 2000 साल पहले, 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, ठीक है। शिलाओं पर जो है चित्र बनाया गया। 200 साल पहले एक स्तूप को सजाने के लिए जो है शिलाओं का चित्र उकेरा गया। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। बनावटी गुफाओं को ही काट करके एक बनावटी गुफा बनाते थे, है ना, पहाड़ को काट के। तो इस तरह की कई गुफाओं को जो है मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। जब पहाड़ को जो है काट करके एक गुफा बनाते थे, तो उस गुफा में जो है मूर्तियों की जो है उसमें डिज़ाइन, आकृति, कलाकृति उसमें दिखाते थे, और मूर्तियाँ उसमें जो है चित्र बनाते थे मूर्तियों का, ठीक है। इस तरह से करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस काल में क्या हुआ, यानी 2000 साल पहले का जो है, तो उसी काल में क्या हुआ, एक जो है हिंदू मंदिर का भी जो है निर्माण किया गया। जो है कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया। तो इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा और जैसे कि देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है, देवी देवता की भी पूजा होती थी। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है गर्भगृह जो है, सबसे अंदर का जो भाग है, महत्वपूर्ण जो भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है, तो वो क्या होता था, गर्भगृह होता था, ठीक है। तो जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, जहाँ पे देवी या देवता की मूर्ति को जो है वहाँ पे रखा जाता था। तो इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। धार्मिक अनुष्ठान यानी कि धर्म से रिलेटेड कुछ भी पूजा वूजा करते थे, या फिर कुछ भी भजन कीर्तन, तो वहाँ पे बैठ के वहीं पे करते थे। और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, यानी कि एक पवित्र स्थान है, वो दिखाने के लिए क्या करते थे, दिखाने के जैसे मंदिरों में उसके ऊपर जो है काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। हाँ, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उनके जो है भीतर जो गांव के होते थे, तो मंदिरों में मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। मंदिरों की जो है काफ़ी ऊंचाई तक जो है इसका निर्माण करते थे, और जिसे जो है शिखर कहते थे। क्या कहते हैं, पॉइंट, ये सारे पॉइंट को जो मेन आते जा रहा है, किसको क्या कहते हैं, ये आपको सबको नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या किसको कहते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं सब बच्चे, और यही पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। जो काफ़ी मंदिर के जो ऊंची तक बनाई गई है,
ऊंचाई का निर्माण किया था, उसको शिखर कहते हैं। तो शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, यानी कि जब शिखर का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें जो है बहुत जो है उस कार्य को बहुत सावधानी से उसकी जो है योजना बनाते थे पहले, फिर अच्छे से उसको करते थे योजना बना बना कर, क्योंकि खतरा था, ऊंचा बनाना है तो उस पर कुछ भी हो सकता है, जान का ही खतरा हो सकता है, गिर भी सकता है, तो किस तरह से बनाना वो चर्चा करते थे। तो अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप जो ईंटों से बनी होती थी, है ना, वहाँ पे आग जलाकर उस कुंड में विवाह भी होता था और पूजा और जो है हवन वगैरह करते थे। चलिए फिर भी इसमें हम पढ़ लेते इसमें क्या दे रखा है, उस टाइम पे क्या होता था वो जानते हैं, है ना। मैंने आज के टाइम का बताया, आज के समय में ऐसा होता है। तो ये एक सभागार होता था, यानी कि सभागार बोले तो वहाँ पे मंडप में से हवन होगा तो सारे चारों तरफ से बैठे रहते थे ना, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। देखो इसमें कहा ना, जहाँ पे उस टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। ऐहोल के बारे में हमने पढ़ा था भी अध्याय ऊपर में, है ना, 9 में पढ़ा था। तो इन शहर में पत्थरों से बने कुछ उत्कीर्ण मंदिर हैं, उनमें से कुछ जो है यहाँ दिखाए गए हैं, कुछ जो है इसमें मंदिर हैं जो कुछ जो है इसमें दिखाए गए। देखो ये मंदिर है, ये हमारा देखो किस तरह से है, ये आप देख सकते हो, ये है मंदिर, सॉरी ये देखो ये मंदिर है, इसको आप देख सकते हो किस तरह से है। पहले इस मंदिर को देखो, यहाँ पे देखो मंदिर जो किस तरह से है आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे मंदिर उस टाइम पे इसी तरह से मंदिर बनाते थे, ठीक है, पत्थरों को काट वाट के ऐसे ऐसे बनता था और इस तरह से कुछ जो है मंदिर बनाते थे। और एक और जो है ये भी है हमारे पत्थरों के अंदर, पत्थरों में ही बना है, इस मंदिर को भी देखो, ठीक है। इस तरह से कुछ बनाए जाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में, ठीक है। बाहें तरफ, सॉरी इसके बारे में नहीं, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। बाहें तरफ जो है ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। तो दाएं तरफ देखना है ऊपर में, तो महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, ये क्या है, एकाश्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म यानी मोनोलाइथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बने इमारतों में नीचे से ईंटें की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, और जबकि इकट्ठा तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते हैं। जब पत्थर की बनती है तो ऊपर से बनाते हैं, और जब ईंटों की बनाती है तो नीचे से बनती है, ठीक है। इन मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले क्या है बनाया गया था, ये देखना है। देखो ये जो है ईंटों का बना हुआ है, ईंटों पत्थरों से, तो इस तरह से बनता था, तो नीचे से बनते थे। और ये जो है ये पत्थरों को काट के बनता है, तो ऊपर से इसको बनाए जाते हैं, ऊपर से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर, स्तूप होता है जो मृतकों का बना होता है, आपने देखा होगा, ईंटों से काफ़ी ऊंचा तक बना के उसको पक्की कर देते हैं, उसमें मृत शरीर होता है। तो स्तूप जो बनाते थे उस समय के स्तूप में थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और मंदिर किस तरह बनाते थे वो भी जान लेते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं, ठीक है, बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। तो
इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, ठीक है, स्तूप या मंदिर बनवाने में। तो जो है उसमें कि कौन करता था पैसा, उसमें राजा, किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, राजा के पास होगा, तो राजा या रानी ही इसको बनवाते थे। तो पहला काम जो होता है, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, ठीक है, अच्छे पत्थरों को ढूंढना, फिर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, ये पहला काम। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार का तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, यानी कि जहाँ पे वो सोच के रखते हैं कि यहाँ पे मैं अपना स्तूप या मंदिर बनवाऊंगा, तो क्या करते थे वो, उस जगह पे सामान को लेके जाते थे, शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था, ठीक है। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना जो है काफ़ी मुश्किल का काम था। इन्हें सारा सब कुछ तैयार हो जाता था, फिर उनको अपने अपने जगह पर लगाना होता था, तो ये भी जो है बहुत मुश्किल का काम होता था, कुछ आसान नहीं होता था। उसमें जो है किस इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते थे लोग उस समय भी। चलिए अब ये देख लेते हैं बाएं तरफ, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंदिर इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 मंजिल वाला है, और इसका क्या बताया गया है कि ये जो है कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखने के लिए बोला। इनमें जो है जैन भिक्षु रहते थे, भिक्षु जैन को जो मानते थे, भिक्षु भिक्षुणी यानी ब्राह्मण और भी जो लोग रहते थे, सब जो यहाँ बाहर रहते थे, ठीक है। और जो नीचे है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये जो है, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। यहाँ पे आप देखो किस तरह से जो है गुफाओं की खुदाई की गई होगी और इसको बनाया गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देती थी। इतना खर्च होगा तो कौन देगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो वही बनवाते ही थे तो वही देंगे, राजा रानी ही पैसे देंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राजा रानी ही देते थे, तो इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जो भी उपहार लेकर आते थे भक्तजन, तो उसको जो है उसी मंदिर को ही, उसमें इमारत को ही सजाने में लगाते थे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक, हाथी का जो दांत, जो उसका काम, दांत का जो काम करता था, श्रमिकों को संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था, प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रेलिंगों में अभिलेखित हैं, है ना, मतलब दीवारों पर खुदे हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने मदद करते थे, जो देते थे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब तुम इन अध्ययन को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। बहुत लोग इसमें योगदान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। चित्रकला देखो, ये किस तरह से पत्थरों से उसको बनाया गया है, ये अपने इतिहास में देखा है ना, इस तरह के। चलो इसका भी पढ़ लेते हैं। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। अजंता ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। बहुत सारी गुफाएं जो हैं
खोदी गई थी, सैकड़ों गुफाएं खोदी गई और इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो बुद्ध को मानते थे उनके ही रहने के लिए जो है ये बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इनको जो है कुछ को जो है चित्रों के द्वारा सजाया गया था। और यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर जो है अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक है, मसालों की रोशनी बोले तो आपने देखा होगा इस तरह से कुछ होता है, इसमें आग जलती है ना, तो उसको बोलते हैं मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। महान कृषकों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी उसके बारे में जिसने बनाया है उसके बारे में पता नहीं। और कलाकार जो है अज्ञात है वो, है ना। देखो किस तरह से डिज़ाइन बनाते थे, मूर्ति कितनी अच्छी बनाई है, कहीं से भी कहीं कुछ खराबी नहीं। तो अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। चित्र को देखा, इसमें यहाँ पे देखो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी यहीं तक, फिर जो है यहाँ से पुस्तकों की दुनिया, यहाँ से मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाती हूँ। काफ़ी लंबा होते जा रहा है, मैं सोची कि एक चैप्टर एक पार्ट में ही हो जाएगा, बट नहीं हो सकता है, बहुत ही लेंदी है। ठीक है, तो मैं जो है इसको नेक्स्ट जो है पार्ट में लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको जो अच्छे से समझ में आए, है ना। जल्दीबाजी में पढ़ा के मैं गड़बड़ नहीं करनी चाहती। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।